नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं विशेष रिपोर्ट के साथ। देश की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। साइबर चोरों ने चुराई गई क्रिप्टो को जिन 3 वॉलेट में पार्क किया था, उनमें से एक वॉलेट से 3 सितंबर को 26 ट्रांजैक्शन कर 2600 क्रिप्टो टोर्नेडो कैश वॉलेट में ट्रांसफर किए गए हैं। यानी कि चोरों ने अब पैसे निकालने शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये जो टोर्नेडो कैश वॉलेट है वो एक हवाला ऑपरेटर की तरह अवैध मिक्सिंग सर्विस है। यानी कि चुराए गए क्रिप्टो किस अकाउंट में भेजे गए हैं ये पता लगाना बड़ी चुनौती है। सुनील सिंह की विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चोरी की क्रिप्टो करेंसी के एक के बाद एक 26 लेन देन होने से जांच एजेंसियों को कुछ उम्मीद दिख रही है कि वो अपराधियों तक पहुंच जाएंगी। क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज वजीरक्स के हॉट वॉलेट से 18 जुलाई को देश की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी हुई थी। साइबर चोरों ने $23 करोड़ के क्रिप्टो चोरी कर 3 प्राइवेट वॉलेट में पार्क कर दिए थे। 22 जुलाई के बाद उसमें कोई हलचल नहीं थी, लेकिन 3 सितंबर को अचानक हलचल हुई। सितंबर 3 को एक ट्रांजैक्शन हुई 0.1 इथेरियम की टोर्नेडो कैश को, और जैसे ही ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई उसके बाद हैकर्स ने 26 और 100 इथेरियम डॉलर ईच के ट्रांजैक्शन किए टोर्नेडो कैश को। इस तरह से करीब करीब 2600 इथेरियम ट्रांसफर किए गए टोर्नेडो कैश को, जो कि लगभग $6.5 मिलियन का फंड होता है। सवाल है कि टोर्नेडो कैश क्या है और साइबर चोरों ने इसमें ही क्यों ट्रांसफर किया। टोर्नेडो कैश एक मिक्सिंग सर्विस होती है जो कि कई जगह पे बैन भी है। अमेरिका में इसको बैन किया जा चुका है। इसको यूज करके कई बार चोरी के फंड को लाउंडर किया जाता है, और इसमें जो बैड एक्टर्स हैं इसको यूज इसलिए करते हैं कि इसमें उनकी आइडेंटिटी हिडन रहती है। इस बीच जिन लोगों पर साइबर चोरी का असर हुआ है वो वजीरक्स यूजर्स अब लामबंद होकर कंपनी के खिलाफ साइबर कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। अभी तक करीब 25 से 30 लोगों ने साइबर कंप्लेंट्स और क्रिमिनल कंप्लेंट्स फाइल कर दी हैं वजीरक्स के अगेंस्ट, और बाकी यूजर्स भी अब बाहर आ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं अगेंस्ट वजीरक्स। कम्युनिटी बस ये चाहती है कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट हो वजीरक्स के अगेंस्ट बाय सम अथॉरिटी, और उनको बिलीव है कि जब ऐसी इन्वेस्टिगेशन होगी तो काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी। वजीरक्स ने एक ब्लॉग के जरिए बताया है कि यूजर्स अपनी INR होल्डिंग में से 66% रकम 2 फेज में निकाल सकते हैं, क्योंकि 34% रकम फ्रीज है। लेकिन यूजर्स इससे भी खुश नहीं हैं। सिचुएशन देखिए, 45% जो क्रिप्टो है वो तो चोरी हो गया, 55% जो रिमेनिंग क्रिप्टो है उसका एक्सेस वजीरक्स ने बंद कर दिया। INR होल्डिंग्स में से 34% फ्रीज कर दिया एनफोर्समेंट एजेंसीज ने। तो कहीं ना कुछ तो गलत हो रहा है, जिसकी वजह से ऑल दिस इज हैपनिंग और यूजर्स को सफर करना पड़ रहा है उसके लिए बस। इस बीच वजीरक्स ने सिंगापुर कोर्ट में एसेट्स रिस्ट्रक्चरिंग के लिए मोरेटोरियम एप्लीकेशन फाइल किया है। लेकिन वजीरक्स के यूजर्स का कहना है कि जब वजीरक्स भारतीय एक्सचेंज है, उसके डायरेक्टर भारतीय हैं, उसके 90% यूजर्स भारतीय हैं, उसकी साइबर चोरी की कंप्लेंट भारत में फाइल हुई है, तो मोरेटोरियम एप्लीकेशन सिंगापुर में क्यों। मुंबई से कैमरामैन सचिन सावंत के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और अब बात कोलकाता की, जहां महिला डॉक्टर के साथ रेप हत्या मामले में CBI की जो जांच है वो अंतिम चरण में बताई जा रही है। CBI सूत्रों की माने तो अब तक आरोपी संजय राय की ही भूमिका का पता चला है। उसका DNA भी मैच कर गया है। वहीं मेडिकल कॉलेज में करप्शन के मामले में कई जगहों पर छापेमारी हुई, जिसमें संदीप घोष के आलिशान फार्म हाउस का भी पता चला है। कोलकाता से ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोलकाता से करीब 1 घंटे की दूरी पर कैनिंग मध्य नारायणपुर में करोड़ों का ये आलीशान फार्म हाउस कई एकड़ में फैला हुआ है। फार्म हाउस में ये शानदार स्विमिंग पूल और फार्म हाउस के बीच में बनी ये खूबसूरत इमारत इसकी भव्यता को बढ़ा रही है। इमारत के ऊपर लिखा है संगीता संदीप विला। संदीप यानी संदीप घोष, RG कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल। ये फार्म हाउस उन्हीं का है। शुक्रवार को जब ईडी ने RG कर मेडिकल कॉलेज में हुए करप्शन के मामले में कोलकाता और हावड़ा में 5-6 जगहों पर रेड की, उस दौरान ईडी को संदीप घोष के विला का पता चला। इसके बाद ईडी
संदीप घोष के बेहद करीबी और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चटर्जी को अपने साथ लेकर विला में गई। ईडी ने शुक्रवार को संदीप घोष के घर, उनके करीबी प्रसून चटर्जी के घर के अलावा करीब 6 जगहों पर रेड शुरू की। सूत्रों के मुताबिक ईडी को बड़ी संख्या में डिजिटल सबूत और दस्तावेज मिले हैं। ईडी ने सीबीआई की करप्शन की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। वहीं मेडिकल छात्रा के साथ रेप और हत्या की जांच कर रही सीबीआई सूत्रों से एनडीटीवी को बड़ी जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी संजय राय का डीएनए मैच हो गया है। सीबीआई की जांच आखिरी चरण में है। अब तक की जांच में आरोपी संजय राय की ही भूमिका सामने आ रही है। रेप और हत्या में उसके अलावा किसी और के शामिल होने के अब तक सबूत नहीं मिले हैं। संजय राय के खिलाफ चार्जशीट के लिए काफी अहम सबूत मिले हैं। सीबीआई ने 10 लोगों के पॉलीग्राफी टेस्ट करवाए हैं। 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। सीबीआई को जो डीएनए रिपोर्ट मिली है उसे फाइनल ओपिनियन के लिए एम्स भेजा गया था, जहां एम्स के एक डॉक्टरों का पैनल डीएनए रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन कर रहा है और ये फाइनल रिपोर्ट जल्द वापस सीबीआई को भेजी जाएगी। सूत्रों का दावा है कि एम्स की डीएनए पर फाइनल ओपिनियन के बाद जल्द ही सीबीआई इस मामले में जांच को निष्कर्ष तक पहुंचा देगी। मतलब साफ है कि सीबीआई मेडिकल छात्रा के साथ रेप और हत्या के मामले में बहुत जल्दी ही कोर्ट में चार्जशीट दायर करने वाली है। हालांकि अब भी ये बड़ा सवाल है कि शुरुआत में मामले को क्यों दबाया और छिपाया गया। घर वालों को घटना की जानकारी देर से क्यों दी गई, लड़की का पोस्टमार्टम देर से शुरू क्यों हुआ और एफआईआर 20 घंटे बाद दर्ज क्यों हुई, क्यों इस मामले को शुरुआत में आत्महत्या बताया गया। सीबीआई इसकी पूरी तह तक जांच कर रही है और क्या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, इसको भी देख रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। दक्षिण राजस्थान में 1.25 लाख से अधिक सहरिया आदिवासी हैं। इनमें 193 से अधिक बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित देखे गए हैं। इनको सरकार दोगुनी पोषण किट देती है, फिर भी इस तरह के मामले जो सामने आ रहे हैं वो जिला प्रशासन के लिए खतरे की घंटी है। दिखाते राजस्थान से आपको ये रिपोर्ट। बारा के गांव समरिया में 2.5 साल का कार्तिक अपने पांव पर खड़ा भी नहीं हो सकता। उसकी ये हालत कुपोषण के चलते हुई है। जिला प्रशासन के एक सर्वे में पाया गया कि 200 से 400 बच्चे इस इलाके में कुपोषण का शिकार हैं। कार्तिक अब अस्पताल में इलाज करवा रहा है। कार्तिक की ही तरह 193 बच्चों को कुपोषण की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ को इलाज के बाद छुट्टी मिल गई है। 2 तारीख से क्या क्या दिया जा रहा है यहाँ आपको अस्पताल में? इलाज चल रहा है, दवाई गोली इंजेक्शन भी लग रहे हैं। हाँ, खाने वाने की व्यवस्था है आपके यहाँ पे? हाँ है ना सर। खांसी ज्यादा चलती है, रात में बुखार आता है। कुपोषण है? हाँ। बच्चा कौन लाया आपको? आंगनबाड़ी वाली। अच्छा, समय समय पे देख रेख हो रही है डॉक्टरों के द्वारा, नर्सों के द्वारा? सब देख रहे हैं। सुधार है? अच्छा, यहाँ गोली दवाई समय पे मिल रही है? हाँ। डॉक्टर और नर्सें समय पे आ रहे हैं देखने के लिए? हाँ। लेकिन अब भी 168 बच्चों का इलाज चल रहा है। कहीं एक तो कहीं 2-3 एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं, तो कुछ मरीजों को बेंच पे जगह मिली है। अभी अपने पास एमटीसी में 20 बेड हैं और अभी तक 54 एडमिशन हो चुके हैं। उसके लिए 5 कॉटेज में बेड लगा दिए गए हैं और 100 बेड की अस्पताल की बिल्डिंग जो तैयार थी उसमें 30 बेड की व्यवस्था आज की गई है। जिला प्रशासन ने करीब 90,000 से ज्यादा बच्चों का सर्वे कराया, जिनमें से 193 को अस्पताल में दाखिला दिया गया। मॉनिटरिंग के लिए हम एक स्पेशल मालन्यूट्रिशन सेल भी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड स्टाफ तो है हमारे पास, परंतु मॉनिटरिंग के लिए हमारा सुपरविजनरी स्टाफ की कमी है, तो वो हम बनाएंगे। और पोषण ट्रैकर और जो अम्मा पोर्टल है उसमें इन बच्चों का चिन्हीकरण लगातार किया जा रहा है। सहरिया आदिवासी बेहद पिछड़े हुए हैं। इन्हें आदिवासियों में भी गरीबी और पिछड़ापन के चलते अलग दर्जा मिला है, जिसके तहत इन्हें दुगना पोषाहार मिलता है। अनाज के अलावा घी, तेल और दलहन भी इन्हें अलग से दिया जाता है।
हमारे द्वारा ही बच्चों को चिन्हित करके कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित करके चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जांच करने के पश्चात एमटीसी पर भर्ती कराया गया है। लेकिन सरकार की तमाम योजनाओं के बावजूद सहरिया जनजाति तक इनका फायदा नहीं पहुंच पाता, जिसका प्रमाण कुपोषण की शिकार ये मासूम बच्चे हैं। बारां से ब्रिजेश पारेता के साथ जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। खबर कर्नाटक से। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के मुताबिक कोरोना काल में कोरोना की जांच, इलाज और उपकरणों की खरीद फरोख्त में 7,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। उस वक्त कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी। अब जो ये जांच है वो मुख्य सचिव को सौंपी गई है। कर्नाटक से रिपोर्ट देखिए। कोविड के जिस दौर में लोगों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, जब सैनिटाइजर, मास्क और पीपीई किट जैसी नई चीजें बाजार में आ रही थी, तब येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई सरकार ने काफी बढ़े हुए दामों पर दवा और उपकरण खरीदे। ये आरोप कांग्रेस का है। 2023 में कांग्रेस सरकार ने इसकी जांच के लिए हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस कुन्हा की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया, जिसकी प्रारंभिक रिपोर्ट अब आई है। इसकी जांच मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को दी गई है। hundreds of crores of rupees। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। यहां तक कि कई फाइल्स भी गायब हैं। कैबिनेट के सामने रखी गई इस प्रारंभिक रिपोर्ट के बारे में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बताया कि रिपोर्ट में करोड़ों रुपए की अनियमितता की बात कही गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई फाइलें गुम हैं, जिन्हें उनके बार बार अनुरोध के बावजूद आयोग के सामने नहीं रखा गया। अब अधिकारी 1 महीने में इसका विश्लेषण कर रिपोर्ट सरकार को देंगे। उन दिनों कर्नाटका में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर डी सुधाकर के कामकाज पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ। मैंने रिपोर्ट नहीं देखी है, मैं क्या जवाब दूं? सब कुछ सामने आने दो और फिर हम चर्चा कर सकते हैं। हम सभी जवाबदेह हैं, हम भाग नहीं रहे हैं, चाहे येदियुरप्पा हो, अश्वत्थ नारायण हो, अशोक हो, बोम्मई हो या फिर मैं, यहाँ तक कि अधिकारी भी। मुख्य सचिव को 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है। हालांकि कुन्हा आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, लेकिन कुन्हा आयोग अगर इस साल के आखिर तक फाइनल रिपोर्ट तैयार न कर सकी तो ऐसी सूरत में मुख्य सचिव की रिपोर्ट को ही विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदन के पटल पर रखा जाएगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के चुनावों में कई करोड़पति उम्मीदवार मैदान में हैं। बेशक कुछ ऐसे भी नेता हैं जिनके पास नहीं के बराबर संपत्ति है। नीता शर्मा की विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना दूसरी बार नौशेरा से चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने नामांकन करते हुए जो हलफनामा दिया उसके मुताबिक उनके पास सिर्फ 1,000 रुपए नकद हैं। इसके अलावा गाड़ी, गहना, खेत, मकान कुछ भी नहीं है। बस 2014 में विधायक बनने के बाद जो उन्हें जम्मू में एक सरकारी आवास मिला था वो उनके पास है। रैना के पास बिजली, टेलीफोन और पानी शुल्क का कोई भी बकाया नहीं है। हजारों की तादाद में जनमानस, माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग आज उमड़ के आए हैं। मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। ये जो जन सैलाब और जन समंदर आज निकल के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कारवां में, काफिले में शामिल हो रहा है, ये गवाही दे रहा है कि जम्मू कश्मीर में आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इन चुनावों में सबसे अमीर उम्मीदवार कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर हैं, जिनके पास लगभग 16 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 2014 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 13 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। रियासी के 67 साल के बीजेपी उम्मीदवार कुलदीप राज दुबे की कुल संपत्ति 12 करोड़ 80 लाख रुपए है। पूर्व संसद सदस्य और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता हसनैन मसूदी के पास 7 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान घोषित संपत्ति से 1 करोड़ रुपए कम है। ईदगाह निर्वाचन क्षेत्र से अनुभवी एनसी उम्मीदवार मुबारक गुल ने 2024 में लगभग 7 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति घोषित की है।
जो 2014 में 4 करोड़ 15 लाख रुपए थी। पूर्व विधायक और थाना मंडी से पीडीपी उम्मीदवार कमर हुसनैन के पास 2 करोड़ 79 लाख रुपए की संपत्ति है। सीपीआई-एम के नेता तारगामी ने संपत्ति में गिरावट दर्ज की है। उनकी संपत्ति का मूल अब लगभग 1 करोड़ रुपए है, जो 2014 में 1 करोड़ 22 लाख रुपए थी। हो सकता है। अब मैं किसी शख्स की नियत पर शक नहीं कर लूंगा, जो भी होगा हो सकता है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनावों के लिए लगभग 50 सीट्स के ऊपर नामांकन जो हैं वो दायर हो चुके हैं 2 चरणों के लिए। अभी तक के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 24 ऐसे उम्मीदवार हैं जो करोड़पति हैं। लोग इस बार जो हैं वो साफ सुथरी राजनीति चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वो पार्टी देखकर नहीं बल्कि उम्मीदवार देखकर वोट करेंगे। बिजबेरा से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। एक ताज़ा राष्ट्रीय सर्वे ने एक बार फिर इस बात को उजागर किया है कि देश के करोड़ों लोग खुद को सक्रिय नहीं रखते। कसरत खेलकूद को लेकर कई भ्रांतियां भी हैं। इन भ्रांतियों पर एनडीटीवी ने डॉक्टरों की राय जानी। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। देश के 20 करोड़ लोग शारीरिक रूप से इनएक्टिव हैं, खासकर शहर की लड़कियां। यह बातें एक राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी सर्वे में सामने आया है। सर्वे ने यह भी पाया कि व्यायाम और खेलकूद को लेकर लोगों के मन में कई प्रकार की मिथ्या भी है। एक्सरसाइज करना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे मोटा हो चाहे पतला हो। हम कहते हैं यूज़ योर बॉडी और लूज़ योर बॉडी, मूव योर बॉडी और लूज़ योर हार्ट। ये विचार बिल्कुल गलत है कि हमें एक्सरसाइज सिर्फ बचपन में करना चाहिए और मिडिल एज में या बुढ़ापे में नहीं करना चाहिए। हमारा मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि हर एक इंसान को एक्सरसाइज हर उम्र में करना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर खेलेंगे कूदेंगे तो उनकी स्टडीज़ अफेक्ट होगी। इनफैक्ट इट हैज़ बीन सीन कि जितना बच्चा एक्टिव रहता है, प्रॉपर टाइम पीरियड अगर टाइम दिया जाए ना, एक प्रॉपर हैबिट बने कि भाई बच्चा खेलने जाएगा, कूदने जाएगा या एक्सरसाइज करेगा, सो वो उसके लंबे डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, उसकी मेंटल बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि एक्सरसाइज मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए। इसमें प्रेगनेंसी के दौरान बहुत हैवी एक्सरसाइजेस करने के लिए हम मना करते हैं, बट देयर आर स्पेशल एक्सरसाइजेस जो इनको एंटीनेटल एक्सरसाइजेस बोलते हैं, जो स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ को ड्यूरिंग लेबर रिलैक्स करने में हेल्प करती हैं। और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ये भी एक मिथ है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एक्सरसाइज का फ़ायदा ये होता है कि उससे पूरे ऑर्गन्स का ब्लड सप्लाई बढ़ता है, ऑक्सीजनेशन बढ़ता है, आपके मसल्स और बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर साल 2047 तक अगर हर भारतीय शारीरिक रूप से एक्टिव हो जाए तो भारत को उसकी जीडीपी में हर साल 15 ट्रिलियन का फ़ायदा हो सकता है। दिल्ली से अतुल रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और कल गणेश चतुर्थी है, जिसको लेकर जगह जगह तैयारियां चल रही हैं। गणपति की प्रतिमाओं को सजाने का अंतिम चरण पूरा किया जा रहा है। पंडालों में सजने के लिए गणपति तैयार हो चुके हैं। ये भुवनेश्वर की तस्वीरें हैं, जहां गणेशोत्सव के मौके पर गणपति की प्रतिमाएं तैयार हैं। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।